आज का टॉपिक है एमोल्यूमेंट्स, एवरेज एमोल्यूमेंट्स एंड अमाउंट ऑफ पेंशन, पार्ट 2। पिछली क्लास में पार्ट 1 में हम पढ़े थे टाइप ऑफ पेंशन और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एमोल्यूमेंट्स, एवरेज एमोल्यूमेंट्स एंड अमाउंट ऑफ पेंशन। एमोल्यूमेंट्स फॉर पेंशन इंक्लूड बैंड पे, ग्रेड पे, बेसिक पे। बैंड पे और ग्रेड पे दोनों को मिला के हम बेसिक पे कह देते हैं। तो बेसिक पे होती है अब जो बेसिक पे है वो उसमें बैंड पे और ग्रेड पे को ख़त्म कर दिया गया है। एंड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इन केस ऑफ डॉक्टर, अगर डॉक्टर रिटायरी हैं तो उनका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी लेना पड़ेगा। Gratuity is based on the emoluments drawn on the date of retirement and dearness allowance thereon. Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by a government servant during the last 10 months of his service. सर्विस के लास्ट 10 महीने के जो एमोल्यूमेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनका एवरेज निकालना पड़ता है। तो जो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है वो लास्ट 10 मंथ की पे का किया जाता है। हाउ टू रीन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स or is retired or is discharged or is allowed to resign from service as the case may be, shall be treated as his last working day. The date of death shall also be treated as a working day. In such cases, the period of 10 months should end on the date of retirement/death. In case of retirement under clause J2M of Fundamental Rule 56 and retirement under Rule 48 and Rule 48A of CCS Pension Rules 1972, the date of retirement shall be treated as a non-working day. In such cases, the period of 10 months should be taken up to the date immediately preceding the actual date of retirement, that is the actual date of retirement shall be excluded. FR 56 J2M Rule 48A of CCS Pension Rule, इनके अंतर्गत जो पेंशनर्स रिटायर होते हैं, जो एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, उनका जो लास्ट वर्किंग डे होता है वो नॉन वर्किंग डे किया जाता है और इसलिए उनका जो रिटायरमेंट ऑर्डर होता है उसमें रिटायरमेंट डेट फोरनून में लिखी जाती है। लेकिन डेथ के केसों में, सुपरनेशन रिटायरमेंट में और बाकी अदर केस में जो रिटायरमेंट डेट होता है वो वर्किंग डे काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 16 जुलाई 2009 अंडर FR 56 के कैलकुलेट पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, तो इसका 10 मंथ कैलकुलेट करेंगे हम। 16 जुलाई को रिटायरमेंट है, फोरनून होगा तो हम इसको 15 जुलाई तक जो ये एमोल्यूमेंट्स ड्रॉ किए हैं उनके आधार पर ही इनका एवरेज एमोल्यूमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 15 दिन तो जुलाई के, 15 जुलाई से 1 जुलाई तक, फिर 9 महीने 30 जून से लेके 1 अक्टूबर तक और फिर सितंबर में 15 दिन, टोटल मिला के 30 दिन का 1 महीना हो गया। तो 9 महीने ये और 15 + 15 30 डेज प्लस 1 महीने ये, टोटल 10 मंथ्स का हो गया। इन 10 मंथ में जो उन्होंने एमोल्यूमेंट्स ड्रॉ किए हैं उनका कैलकुलेशन करके डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं तो एवरेज एमोल्यूमेंट कैलकुलेट हो जाता है। द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशन एज इट इज़ ट्रीटेड एज ए नॉन वर्किंग डे। जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसको इन्होंने ओमिट कर दिया है क्योंकि वो नॉन वर्किंग डे है। हाउ टू रिकॉन
Emoluments for calculation of average emoluments. These 10 months may, in addition to actual duty, contain the following period also. Leave with leave salary. अगर कोई भी लीव सैलरी के साथ में लीव ली गई है तो वो 10 मंथ्स में एवरेज एमोलमेंट के लिए काउंट होगी. पीरियड ऑफ सस्पेंशन काउंटिंग एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन. अगर कोई सस्पेंशन का पीरियड है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया है कि वो क्वालिफाइंग पीरियड काउंट होगा सस्पेंशन के लिए, तो वो पीरियड भी एवरेज एमोलमेंट में काउंट किया जाएगा. पीरियड ऑफ सस्पेंशन सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज ड्यूटी. और अगर कोई पीरियड है जो सस्पेंशन वाला पीरियड एज ए ड्यूटी ट्रीट किया गया है तो वो पीरियड भी एवरेज एमोलमेंट के लिए काउंट किया जाएगा. Only basic pay as defined, the non-practice allowance and stagnant increments should be taken into account. Stagnant increment भी एवरेज एमोलमेंट में काउंट किया जाएगा. An increment falling due during earned leave not exceeding 120 days in any one spell should be counted as emoluments for the purpose of pension even though it cannot be actually drawn, not paid till her rejoin his duty. देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय है और वो 120 दिन की छुट्टी से ज़्यादा की छुट्टी जाता है तो उसके बीच में जो इंक्रीमेंट पड़ता है वो एवरेज एमोलमेंट के लिए काउंट नहीं हो. लेकिन उससे कम की अगर वो छुट्टी जाता है तो भले ही उसने वो लीव सैलरी ड्रॉ नहीं की गई हो, लेकिन एवरेज एमोलमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको ये मान के चलेंगे कि एक जो भी उसकी इंक्रीमेंट डेट है उसको इंक्रीमेंट मिल गया है. उसको मानते हुए हम उसको एवरेज एमोलमेंट काउंट कैलकुलेट करेंगे. Calculation of average emolument. The calculation of average emolument is to be based on the actual number of days contained in each month. A month for this purpose may be renowned as consisting of 30 days irrespective of the number of days in the month. एवरेज एमोलमेंट के लिए हर महीने को हम हर 30 दिन को एक महीना मान के चलेंगे और जब भी कोई ब्रेक होगा महीने में तो हम उसका डिवाइड जो करेंगे वो 30 से ही करेंगे. अगर वेरिएशन जो आएगा वो पे की वजह से आएगा, पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है प्रमोशन के टाइम पे या कोई पेनल्टी के टाइम पे, तो हम उसको उस महीने के नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे. देखिए आगे, हाउ टू रिनोक 10 months when non qualifying period comes in as interruptions. These 10 months may contain the following periods specifically treated as non qualifying service: लीव विदाउट पे, सस्पेंशन, ओवरस्टे. अगर किसी भी लीव की जो विदाउट पे है उसको हम इस 10 महीने के बीच में अगर लेते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय लेता है लीव विदाउट पे तो वो भी एवरेज एमोलमेंट में काउंट नहीं की जाएगी. सस्पेंशन का कोई भी पीरियड है जिस पे केवल सस्पेंशन और ड्यूटी ट्रीट नहीं किया गया है वो भी इसमें आएगा. ओवर स्टेल है, उसको डाइजनोन कर दिया गया है तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा. ये तीनों पीरियड आपको जब आप 10 महीने का कैलकुलेशन करोगे तो ये तीनों पीरियड आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे. कौन कौन से? लीव विदाउट पे, सस्पेंशन और ओवरस्टे. दीज पीरियड शुड बी disregarded and an equal period added before 10 months. After going backward and adding such equal period, you should verify whether all the broken period put together make up 10 full months.
आप इस पीरियड को जो लीव विदाउट पे है या जो भी पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया उतना ही 10 महीने आप पीछे चले गए, और पूरा 10 महीने जब आप पीछे गए तो पूरा उनका जब कैलकुलेट करोगे तो वो पूरे 10 महीने होने चाहिए। 10 महीने 30 दिन का एक महीना, और इस तरीके से पूरे 10 महीने आप कैलकुलेट करोगे। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बी अलाउड टू count as qualifying service for pension, but in as much as no leave salary is payable for the period of extraordinary leave, the period of extraordinary leave should be disregarded while calculating average emolument, irrespective of whether such period will or will not count as qualifying service of pension. अगर यूएल लिया है और वो 10 महीने के अंदर में आ रही हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूएल कोई सी भी हो उसमें सैलरी ड्रॉ नहीं की जाती है। तो जब आपने सैलरी ड्रॉ नहीं की तो वो जो 3 महीने का वो जो 10 महीने के पीरियड में आपका एवरेज एमोलमेंट काउंट नहीं किया जाएगा वो पीरियड, क्योंकि उसमें सैलरी ही ड्रॉ नहीं की गई है। वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज एमोलमेंट 14 डे in December and 16 day of August will be taken as 14 divided by 30 and 16 divided by 30, even if these months consist of 31 day in accordance with the GID 3 below rule 34 of CCS pension lines। देखिए 31 महीने का 31 दिन का दिसंबर में 31 दिन होता है और अगस्त में भी 31 दिन हो, लेकिन जब आप एवरेज एमोलमेंट की बात करते हैं तो हम अगर 14 दिन दिसंबर के लेंगे तो उसको भी डिवाइड 30 से ही करेंगे, और अगर अगस्त के 16 दिन लेते हैं तो उसको भी डिवाइड 30 से ही करते हैं, जबकि ये दोनों महीने ही 31 दिन के होते हैं। When a variation in pay emoluments is due to increase in basic pay during a month, it is not treated as broken month, and emolument for fractional period are calculated on the actual days of the concerned month। अगर वेरिएशन पे के इंक्रीज के कारण है तो उसमें हम क्या करेंगे, उस महीने के जो एक्चुअल डेज होंगे उन्हीं से ही हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 6 डेज ऑफ मई 6 डिवाइडेड बाई 31, 15 डेज ऑफ जून 15 डिवाइडेड बाई 30 एंड 12 डेज ऑफ फरवरी 12 डिवाइडेड बाई 28 और 29। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे जो जितने भी हमने पढ़ा है उसको कैसे हम फॉलो करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। कैलकुलेट एवरेज एमोलमेंट। डेट ऑफ वॉलंटियर रिटायरमेंट 7 जुलाई 2019 फॉर नो ही वाज ड्राइंग ए पे ऑफ रुपीज 60,400 सेल 9 L80 फ्रॉम 1st August 2018 till retirement, except one spell from 16th March 2019 to 31st March 2019, during which he draw a higher pay of rupees 61,500 cell 1 level 9. He was on extraordinary leave for 10 days from 1st फरवरी 2019। आंसर देख लेते हैं। अब आंसर में आप आइए, देखिए इसमें क्या होगा कि जो उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 7 जुलाई 2019 उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो नॉन वर्किंग डेज है। अब उससे बैक हम चलेंगे तो 6 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2019 ये हो गए 6 दिन को हमने डिवाइडेड बाई 30 किया। देखिए यहाँ हम 31 नहीं कर रहे हैं, यहाँ 30 कर रहे हैं, भले ही जुलाई का महीना 31 का है फिर भी हम यहाँ इसको 30 ही करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 6 दिन की इसकी तनख्वाह निकाली तो 12,300 रुपये आए। फिर अगले 3 महीने पूरे हैं, जून मई अप्रैल 3 महीने, और मल्टीप्लाई किया तो 1,81,200 है।
इसके बाद अब मार्च में क्या हुआ, वो हायर पे ड्रॉ किया, हायर पे कितने दिन, केवल 16 दिन। तो अब देखिए पे का वेरिएशन यहाँ आया है, तो अब यहाँ हम एक्चुअल नंबर जो उस महीने में है, कितने दिन है, 31 दिन, उससे डिवाइड करेंगे। ये 15 और 16, 15 और 16 31 हो गए, मार्च में 31 होते हैं, उसके इसको हम एक ही महीना मानेंगे। और एक महीना मानते हुए यहाँ पर हम जो इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो पर डे के हिसाब से, 15 दिन का तनख्वाह 60,400 पे और 16 दिन का तनख्वाह 61,500 पे कैलकुलेट करते हुए इनका अमाउंट निकालेंगे। इसके बाद फरवरी में 28 फरवरी से 11 फरवरी तक का 18 दिन का तनख्वाह। अब देखिए फरवरी 28 की है, फिर भी हम यहाँ इसको डिवाइड 30 से कर रहे हैं, 60,400, ये हो गया 36,240। यूएल है, इसको यूएल हमने इसमें इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया ये पीरियड। उसके बाद हम फिर लगातार 5 महीने गए, तो 5 महीने जनवरी से लेके सितंबर तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 5 महीने हुए। तो 5 महीने की तनख्वाह हुई 3,02,000 रुपये। इसके बाद फिर हम ऊपर इधर 6 महीने हमको इधर चाहिए अगस्त में, तो 31 अगस्त से 26 अगस्त तक, तो ये इसको 6 दिन की तनख्वाह यहाँ हो गई 12,080 रुपये। तो इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो ये 6,04,787.74 और 10 मंथ का अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 60,478 रुपये आता है। अब देखिए 7,478 और यहाँ लास्ट पे डाउन है उसकी 61,500, तो विच एवर इज हायर, तो 61,500 हायर है, तो पेंशन जो बनेगी वो 61,500 बनेगी। लेकिन हमें इसका ये जो पीरियड है यहाँ का एवरेज एमोलमेंट, ये चेक करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये हायर होता तो पेंशन जो भी पोर्शन हायर होता या लास्ट पे ड्रॉन या एवरेज में, उसका 50% कैलकुलेट होती है। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज एमोलमेंट। डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट 1 जुलाई 2020 फोरनून, ही वाज ड्राइंग ए पे ऑफ 44,900 लेवल 6 फ्रॉम 1 अगस्त 2019 टिल रिटायरमेंट एक्सेप्ट 24 जनवरी 2020 से 12 फरवरी 2020, ड्यूरिंग विच ही ड्रॉ ए हायर पे ऑफ 46,200. He was on extraordinary leave for 13 days from 21st February 2020 to 4th March 2020. Unauthorized absence on 16th May 2020 which is treated as died. चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में अभी आप देखिए वही इसका हर जब रिटायरमेंट है तब से हम इसको बैक से, एवरेज एमोलमेंट्स में बैक से शुरू करते हैं। तो तीस जून से लेके, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 जून है, यहाँ 17/5/2020 की जगह 1 जून है, तो 1 महीने ये हो गया। इसके ऊपर मई के 15 दिन मई के हो गए और फिर ये डाइज डाउन, ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन फिर मई के हो गए। देखिए मई में एक दिन डाइज नॉन होने के बाद भी इनका 1 महीने का पूरा हो गया, तो वो एक डाइज नॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो 30 दिन के पूरे महीने की ये तनख्वाह इनकी सेम बन गई, 1 महीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 31 दिन का होता है मई, और एक दिन डाइज नॉन होने से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं, 44,900 वो ड्रॉ किया यहाँ पे अप्रैल में। उसके बाद मार्च में 5 मार्च से 31 मार्च, ये हो गए 27 दिन। अब मार्च 31 का होने के बावजूद भी हम इसको 30 से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यूएल है उनकी 21 फरवरी से
4 मार्च तक की। ये यूएल का पीरियड इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फिर ये जो फरवरी में है, फरवरी में 44,900 है, वो 8 दिन ड्रॉ किए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर वो 46,200 ड्रॉ किए हैं। तो वो भी हम फरवरी का होने के बाद, फरवरी में है, फिर भी हम इसको 30 से डिवाइड किए, यहाँ हायर पे ड्रॉ किया है ये, ठीक है। और इसके बाद जनवरी में 24 जनवरी, और उसके बाद 23 जनवरी से 1 जनवरी। ये यहाँ पर जो वेरिएशन आया है वो पे इंक्रीज से आया था। यहाँ पे जो वेरिएशन आया था वो पे इंक्रीज से आया था, तो यहाँ पर हमने उसको 31 ही लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएशन, यहाँ इस फरवरी महीने में वेरिएशन पे का कम हो गया, लेस डिक्रीज हो गई यहाँ उसकी पे, ठीक है। डिक्रीज जब हुआ तो हमने उसको 30 से ही किया है, क्योंकि 28 से करने पर उनको लॉस होता, इसलिए हमने उसको 30 से ही किया है। और ऊपर के 4 महीने यहाँ पे देखिए 31/12 से 1 सितंबर तक के 4 महीने का, और उससे आगे फिर 13 दिन अगस्त के। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो 4 महीने, 1 महीने ये जनवरी का, 5 महीने, अप्रैल का 1 महीने, 6 महीने, ये 7 महीना, और ये जून का 8 महीना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1 जून है इधर। तो इस तरह ये हो गए आपके 4 और 4 8 महीने, ठीक है। और 13 दिन और 12 दिन, 25 दिन हो गए, 25 दिन और ये 35 दिन, टोटल 60 दिन हो गए। 60 दिन का 2 महीने हो गए, 10 महीने। तो इस तरीके से 10 महीने हो गए। तो यहाँ एवरेज एमोलमेंट आ गया इसका 44,985.54। अब देखिए, यहाँ 44,900 है और यहाँ 44,985 है। तो यहाँ जब पेंशन बनेगी तो ये 44,985 पे बनेगी। इसका 50% लिया जाएगा, ना कि 44,900, जो कि लास्ट पे ड्रॉन उसकी 44,900 है। तो इसलिए हमें एवरेज एमोलमेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि लास्ट पे ड्रॉन और एवरेज एमोलमेंट से जो भी ज़्यादा होगा पेंशन, उसी की ही 50% बनेगी। अमाउंट ऑफ पेंशन फ्रॉम 1 January 2006 in all cases of retirement with a qualifying service of 10 years, and pension will be 50% of average emolument drawn during the 10 months preceding the date of retirement, or 50% of emolument drawn on the date of retirement, whichever is beneficial। तो वही मैं बोल रहा था पहले कि जो भी बेनिफिशियल होगा उसी का 50% पड़ेगा। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पे ड्रॉन इज हायर देन एवरेज एमोलमेंट, हैंस पेंशन विल बी 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, दैट इज 61,500 divided by 2. In the second question, average emolument is higher than the last pay drawn, hence pension will be 50% of average emolument, 44,985 divided by 2, तो ये हो गया 22,493। ये हो गई उसकी पेंशन। अब इस जब से 6 पे कमीशन आया है तब से एक और शुरुआत हुई है, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, ठीक है। तो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन क्या होता है? एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन शैल बी पेएबल एज एंड व्हेन द पेंशनर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव। और उसका कितना क्वांटम होता है? एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 80 ईयर्स टू 85 ईयर्स, 20% ऑफ बेसिक पेंशन। जैसे ही पेंशनर 80 साल का हो जाता है तो उसकी जो बेसिक पेंशन है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। जैसे उसको 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये का 20%, मतलब अब उसको 120 रुपये मिलेंगे। 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स 30%, 90 years to less than 95 years 40%, 95 years to 100 years
50% ऑफ बेसिक पेंशन और 100 ईयर्स और मोर 100% ऑफ बेसिक पेंशन। यहाँ पे हमारा ये आज का जो क्लास है फिनिश होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि एमोल्यूमेंट्स, एवरेज एमोल्यूमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों ज़रूरी है। पेंशन तो हमारी जो लास्ट पेड ऑन का 50% होती है, लेकिन एवरेज एमोल्यूमेंट निकालना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि रूल है कि लास्ट पेड ऑन और एवरेज एमोल्यूमेंट्स विच एवरेज बेनिफिशियल। तो जब तक हम निकालेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा, तब तक हम पेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कौन बेनिफिशियल है। तो मैं इसी के साथ ये क्लास यहाँ ख़त्म करता हूँ, और अगर इस संबंध में कोई भी क्वेरी हो तो मेरे नंबर्स और ईमेल आईडी हैं, आप यहाँ मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं उसके आंसर दूंगा जितना मेरे से हो पाएगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी, आपका जो रिप्लाई है मैं आपको दे सकूं और आपके मेरे उस जवाब से संतुष्ट हो सकूं। थैंक यू।